हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का फुल कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे बेसिक से। तो बेसिक में सबसे पहला पॉइंट आता है, दैट इज पॉइंट। पॉइंट हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है, पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट। पॉइंट किसे कहते हैं, अभी मुझे इस बोर्ड में किसी जगह को दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं कि वन शॉट मैं कहां पे लिखा हूं, तो मैं बोलूंगा कि वन शॉट में यहां पर लिखा हूं, इस पॉइंट पे लिखा हूं। तो इट मींस पॉइंट कुछ नहीं होता है, पॉइंट एक एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने का तरीका है बाय यूजिंग पेन, पेंसिल, पेपर, इटीसी, ठीक है। किसी भी चीज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जैक्ट लोकेशन दिखाते हैं बाय यूजिंग अ सिंपल डॉट, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट। देन जो हमारा मेन टॉपिक आता है, धीरे धीरे हम लोग चैप्टर्स में आएंगे, लाइंस और एंगल्स के बारे में फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देन अब आता है हमारा लाइन। तो लाइन क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। और एक चीज और, लाइन जो पॉइंट मैंने बोला, पॉइंट का ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ और ना ही हाइट, ठीक है। उसके बाद लाइन क्या होता है, लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैज ओनली लेंथ नॉट ब्रेथ एंड थिकनेस। इट मींस लाइन क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। पॉइंट का ये कलेक्शन है, ठीक है। जैसे पॉइंट्स का अगर कलेक्शन की बात करें तो इसको हम लोग एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं कि लाइन क्या है, ये पॉइंट्स का एक्चुअली कलेक्शन है, ठीक है। जिसका लेंथ होता है, ब्रेथ नहीं होता है, थिकनेस नहीं होता है। या इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अ लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ दैट इज एंडलेस इन बोथ डायरेक्शन। लाइन क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है जो इंडलेस है, दोनों डायरेक्शन में इंडलेस है। मींस अगर मैं लाइन की बात करूं ना, तो इट मींस ये इधर से भी बढ़ सकता है और इधर से भी बढ़ सकता है। यहां पर कोई बॉन्डेड रीजन नहीं है। मींस अगर मैं लाइन बोल रहा हूं तो वो इधर भी एक्सटेंड हो सकता है और इधर भी एक्सटेंड हो सकता है। लाइन को हम लोग कभी भी क्या करते हैं, ड्रॉ नहीं करते हैं। एक्चुअली उसका सिंपल एक डायग्राम हालांकि बना लेता हूं। जैसे मैं ए बी को, एक लाइन है मैं बोल रहा हूं, तो ए बी को हम लोग इस तरह से डिनोट कर देते हैं कि ए बी एक लाइन है जो दोनों तरफ से क्या है, इंडलेस है, ठीक है। तो ए बी को हम लोग इस तरह से डिनोट किए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, दैट इज रे, ठीक है। तो रे क्या बोलता है, अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन इंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। इट मींस ये पार्ट है, लाइन का एक पार्ट है रे, जिसका एक इंड पॉइंट होता है, मींस एक फिक्स पॉइंट होता है। मींस अगर मैं रे को डिनोट करूं तो जैसे ये रे है कोई, ठीक है, P और Q कोई रे है, ठीक है, P Q कोई रे है। इट मींस ये P जो पॉइंट है ना, वो फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो Q पॉइंट है वो एक्सटेंड हो सकता है, इसीलिए इसको कहा गया है ये पार्ट है लाइन का। रे क्या है, पार्ट है लाइन का, जिसमें P Q अगर कोई रे है तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो एक्सटेंड नहीं हो सकता और एक पॉइंट क्या होगा, एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो अगर रे को हम लोग दिखाना चाहते हैं तो उसको कैसे दिखाते हैं, हालांकि हम लोगों ने जूनियर क्लास में ये सब जरूर पढ़ा था। दैट इज पी क्यू के ऊपर ऐसे वन साइडेड डायरेक्शन दिखाते हैं कि वन साइड बढ़ सकता है। देन अब हम लोग लास्ट में आएंगे, दैट इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हम लोग कैसे कहते हैं, ये क्या है, इट इज a part of line with two end point is called line segment। ये लाइन का पार्ट है, ये जो लाइन है ना, इसी का पार्ट रे भी है और इसी का पार्ट क्या है, लाइन सेगमेंट है। इसमें क्या होता है कि दोनों पॉइंट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं और यही लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, लाइन को मेजर नहीं कर सकते। ये दोनों तरफ इंडलेस है, कहां तक जाएगा कोई गारंटी नहीं, दैट इज इंफिनिटी तक जाएगा। रे को भी क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं, रे को भी मेजर नहीं करते क्योंकि एक पॉइंट क्या है, उसका इंडलेस है। लेकिन अगर मैं लाइन सेगमेंट बोल रहा हूं या कोई चीज हम लोग ड्रॉ करते हैं, 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इट मींस वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन का एक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, उसे ही हम लोग लाइन सेगमेंट करते हैं। इसका दोनों तरफ क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता है। इट मींस अगर मैं बात करूं एम एन कोई लाइन सेगमेंट है तो इसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट एम लिखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से बार का साइन देते हैं या रैकरिंग का साइन देते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हुई होगी। ये सब जूनियर क्लासेस के टर्म थे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे,
दैट इज आप लोगों ने सुना होगा कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब ये कॉलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं या नॉन कॉलिनियर पॉइंट हम लोग किसे कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं। इसका डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से, इफ थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन इज नोन एज कॉलिनियर पॉइंट। क्या मैंने बोला? इफ थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स lies on the same line is known as collinear point. Collinear points. Otherwise, थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स एक ही लाइन में लाइज कर रहे हैं तो उसे हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अगर थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स एक ही, कम से कम थ्री होना चाहिए और थ्री से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ये पॉइंट मींस ये जो बात कहा जा रहा है कि तीन और तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में अगर लाइज नहीं कर रहे हैं तो अदरवाइज वैसे पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इट मींस इफ three or more than three points lies on the same line is known as collinear points, otherwise they are known as non collinear points। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, या कोई लाइन सेगमेंट है, इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं ये भी कोई लाइन सेगमेंट है और इसके बीच में ये तीन पॉइंट्स है P Q R। PQR जो है वो थ्री पॉइंट्स है और लाइज करे एक ही लाइन में, तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग PQR को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक आपस में कॉलिनियर पॉइंट्स है। जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, या मैं इस तरह से बोलता हूं एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, ठीक है। ये तीन पॉइंट आपको दिख रहा होगा। तीनों पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो यहां पर आप देखिए एक लाइन ड्रॉ हुआ, देन फिर ये दूसरा लाइन ड्रॉ हो रहा है और देन फिर ये तीसरा लाइन ड्रॉ हो रहा है। तो यहां पर एक ही लाइन में तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट लाइज नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर मैंने एक लाइन सेगमेंट खींचा, फिर दो लाइन सेगमेंट, देन थ्री लाइन सेगमेंट, और पॉइंट्स कहां कहां पर मिल रहा है? सिर्फ इसके वर्टिसेस के पास मिल रहे हैं। तीन पॉइंट्स नहीं मिल रहे या तीन से ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिल रहे, तो वैसे हम लोग पॉइंट्स को अगर यह ABC से मैं मानूं तो ABC जो है वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। जैसे मैं यहां पर बात करूं, इस तरह का कोई पॉइंट है PQR, या इस तरह से नहीं रहेगा तो इस तरह से भी हो सकता है PQR। ये क्या है? ये तीनों कॉलिनियर है या नॉन कॉलिनियर, या चार भी पॉइंट ले सकते हैं PQRS। तो ये एक ही लाइन में लाइज कर जा रहे हैं। जब मैं यहां से ड्रॉ करूंगा तो एक ही लाइन में ये PQRS जो है वो लाइज कर जा रहे हैं, तो ये क्या होंगे? कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में जो है वो लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइंस के बारे में बेसिकली हम लोग कौन कौन से लाइंस के बारे में पढ़ेंगे वो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। देन दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ेंगे।
और थर्ड में बात करूं दैट इज पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ये लाइन के बारे में सिर्फ हो रहा है, लाइंस के बारे में बात हो रहा है। कौन कौन तरह के हम लोग लाइंस के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले या पढ़े होंगे, जो भी बात है, ठीक है। तो लाइंस के बारे में हम लोगों को 3 लाइंस के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में और पैरेलल लाइन के बारे में। तो स्ट्रेट लाइन या तो इस तरह से भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, स्लैंट भी हो सकता है, पर ये स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन, इट मींस 2 लाइन आपस में क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए, कटना चाहिए, या तो इस तरह से किसी तरह से भी 2 लाइन क्या होना चाहिए, आपस में इंटरसेक्ट होने चाहिए। देन पैरेलल लाइन, इट मींस क्या होता है, पैरेलल लाइंस मींस वैसा लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस जो हो वो हमेशा सेम हो और ये दोनों लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। ये लाइन जो है वो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा, अगर मैं ये डिस्टेंस को d मान लूं तो आगे भी जैसे मैं ये लाइंस को ड्रॉ करूंगा तो डिस्टेंस d ही होना चाहिए। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये दोनों लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करती है, ठीक है। तो ये लाइंस के बारे में हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग एंगल्स के बारे में जानते हैं। हालांकि लाइंस के बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे आगे। एंगल, एंगल क्या होता है? एंगल को अगर मैं सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं तो उसको मैं किस तरह से कर सकता हूं, अ फिगर फॉर्म्ड बाय एटलीस्ट 2 रेज, ए फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज having same initial point is known as angle। मींस एंगल क्या होता है वो मैं यहां पर लिखता हूं, अ फिगर फॉर्म्ड बाय 2 rays having same initial point is known as angle, ठीक है। मीन्स ऐसा फिगर जो फॉर्म बनता है कम से कम 2 रेज से, ठीक है, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। इट मींस जैसे मैं एक फिगर ड्रॉ करके आपको बताता हूं, ये इनिशियल पॉइंट है, यहीं से आप 2 रेज निकालो, ठीक है। एक रेज मैंने इस तरह से निकाला, आप किसी तरह से भी 2 रेज निकालो। ये एक रे मैंने इस तरह से नहीं ड्रॉ किया, ये इनिशियल पॉइंट को O नाम दे देते, इसे A और इसे B। तो ये जो फिगर फॉर्म हो रहा है बाय यूजिंग 2 रेज हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज नोन एज एंगल। मींस यहां पर जो चीज बन रहा है यही तो एंगल है, यही तो क्या है, एंगल। ये सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब करने का मकसद हुआ एंगल को कि 2 कम से कम, अगर मैं एक और रेज बना लूं, एक और रेज यहीं पर ड्रॉ कर लूं तो ये 3 रेज ड्रॉ हो गए। तो यहां पर कहां पे एंगल बन रहा है, पहले तो इन दोनों रेज के बीच एक एंगल बन रहा है, इन दोनों रेज के बीच एक एंगल बन रहा है, और यहां पर आप देखो ये दोनों OA और OC के बीच में भी एक बड़ा सा एंगल बन रहा है। तो सिंपल में हम लोग डिस्क्राइब किए कि ऐसा फिगर जो कम से कम 2 रेज से बनता है हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट इज नोन एज एंगल। अब एक्चुअली हम लोग को एंगल का डिफिनेशन तो पढ़ना नहीं था, लेकिन इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, तो मैं यहां पर डायरेक्ट टाइप्स के बारे में चर्चा करता हूं, एंगल्स के टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट जो हमारा टाइप है, हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस में, दैट इज एक्यूट एंगल, ठीक है। फर्स्ट जो टाइप है वो है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल हम लोग किसे कहते हैं, एन एंगल विच इज मोर देन 0 डिग्री या ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। एक्स कोई एंगल है, ठीक है, मैं यहां पर एक्स बोल रहा हूं तो एक्स क्या है, कोई एंगल है जो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। मींस वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वैसे एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। ये एंगल्स का पहला टाइप हुआ। जैसे मैं यहां से एक फिगर भी बना के आपको दिखाता हूं, ये इस तरह का मैंने कोई फिगर बनाया, ये कोई एंगल में बना रहा हूं OA और OB,
और इसके बीच का एंगल जो है वो मान लेता हूं मैं 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री एंगल है, इट मींस ये 0 से 90 के बीच में लाइज कर रहा है, तो ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल है। देन सेकेंड जो हमारा पार्ट है दैट इज राइट एंगल। राइट एंगल, अब राइट एंगल, राइट नाम से हम लोग समझ जाते हैं, इट मींस 90 डिग्री का जिक्र हो रहा है। मींस एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। x इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री कब बनेगा, जब एकदम परपेंडिकुलर लाइन कोई होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा। ठीक है, इस तरह का कोई लाइन है या कोई रे है, ठीक है, OA कोई रे है और देन OB कोई रे है, ये दो रे आपको दिख रहा होगा और इनके दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो वैसे एंगल को हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल। अगर मैं इसी लाइन सेगमेंट है, ये मान लेता हूं मैं लाइन सेगमेंट है और इसके बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या बन रहा है, आप देखो यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है और यहां पर भी 90 डिग्री है। जब भी एल शेप का आपको दिखेगा ना कहीं पर फिगर फॉर्म होते हुए, तो इट मींस कि 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। इधर भी 90 डिग्री बन रहा है और इधर भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं दैट इज थर्ड, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, an angle which is greater than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। तो x कोई एंगल है जो क्या होगा, यहां पर हम लोग देखेंगे 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए x और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो वैसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, आप देखिए। ठीक है, ये ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर बन रहा होगा, ये 90 डिग्री बना था, थोड़ा सा आप इस लाइन को थोड़ा सा और झुकाते इधर साइड में, तो झुका देंगे तो बढ़ जाएगा ना 90 डिग्री से। मान लेता हूँ यहाँ पर ये बन रहा है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये O, ये A और ये B। ठीक है, ये रे है। तो यहाँ पर आप देखो 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, तो ये 120 है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कोई भी एंगल 90 डिग्री का है, इट मींस राइट एंगल। अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री का है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का बहुत यूज आने वाला है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना लाइन एंड एंगल से, तो स्ट्रेट एंगल का आपको बहुत ज्यादा यूज मिलेगा। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल का फिगर में बनाओ तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना दो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना दो, यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट है कोई AB। ठीक है, लाइन सेगमेंट AB, इसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, इसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, या मैं एक लाइन ही ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इस तरह से मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल यहां पर बन रहा है। फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, यहां पर दो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल AOC और एंगल BOC। ये दोनों एंगल बन रहा है, लेकिन अगर ये दोनों एंगल की मैं बात करूं तो ये दोनों एंगल इस तरह से स्ट्रेट एंगल है। दोनों एंगल मिला के ये दोनों एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, हालांकि मैं एक सिंपल क्वेश्चन की बात करता हूं कि एक एंगल आपको दे दिया है, मान लेते हैं आपको एक एंगल दे दिया है 60 डिग्री और ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये दोनों मिला के क्या है, एक स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मींस ये दोनों मिला के 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो दोनों बना के 180 के बराबर होना चाहिए, तो एक एंगल 60 है तो दूसरा 120 हो जाएगा ना। तो मींस स्ट्रेट लाइन जहां पर भी फॉर्मेशन करता है और वहां पर जो एंगल बनता है, सेमी सर्कल आपको दिख रहा होगा, आधा सर्कल दिख रहा होगा, इट मींस 180 डिग्री। ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिफ्थ नंबर में, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं यहां पर, ये देखो मैं एक ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल में बनाता हूं, ये ऑब्ट्यूस 120 सॉरी, क्योंकि 90 से 180 के बीच में होना चाहिए तो 120 मैंने ले लिया। ये O, ये A और ये B। अगर मैं बोलता हूं ना रिफ्लेक्स
एंगल एओबी, रिफ्लेक्स एंगल एओबी, रिफ्लेक्स एंगल एओबी, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है चैप्टर में। रिफ्लेक्स एंगल एओबी, इट मींस एओबी एंगल का रिफ्लेक्स, एओबी नहीं, एओबी तो हम लोग जान रहे हैं 120 है, एओबी को छोड़ दो आप, ठीक है, एओबी को छोड़ दो, और ये जो बच गया ना एंगल, यहां से ये वाला एंगल, ये जो एंगल बच गया ना, इतना ही ना बचा, इतना तो हम लोग को पता है, एंगल एओबी कितना है 120 है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल का रेंज क्या होता है, ये 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, 360 डिग्री से छोटा हो, तो वैसे एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिफ्लेक्स एओबी मींस एओबी को छोड़ के जो एंगल बच गया है, तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा सर्कल बना रहा है तो 360 होगा, और 360 में अगर हम लोग 120 को माइनस कर देना तो ये रिफ्लेक्स निकल जाएगा एओबी का, तो क्या निकल जाने वाला है 0, और ये 4 और ये 240 निकलेगा। रिफ्लेक्स एओबी पूछा गया, इट मींस 240 डिग्री। आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग लास्ट एंगल, लास्ट जो टाइप है एंगल का वो क्या है, दैट इज कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। इधर हम लोग बहुत दिन से मिल नहीं पाए, तबीयत खराब थी मेरी, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया, कोई बात नहीं। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, आप कोई भी एक पॉइंट लो, मैं मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट से ये पूरा एंगल मैं बोलूं, यहां से मैंने स्टार्ट किया था पूरा वही एंगल, वो क्या होगा 360 डिग्री होगा। मींस ऐसा एंगल x इज इक्वल टू x, यहां पर मैं बार बार बता रहा हूं कि कोई भी एंगल होगा, ठीक है, x मैं एंगल को डिनोट कर रहा हूं, तो x एंगल इज इक्वल टू अगर 360 डिग्री है, इट मींस वो कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल का बनेगा जब आप सर्कल का एक राउंड मार लो, कहानी खत्म, ठीक है। अब हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में, पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स, पेयर्स मतलब जोड़े, मतलब अब दो दो करके कुछ कुछ एंगल्स आएंगे, मींस दो के बीच में रिलेशन होगा। अभी हम लोग सिंगल सिंगल रिलेशन देखे, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे दो एंगल के बीच में रिलेशन होगा, उनका कुछ कुछ नाम है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट टाइप आता है पेयर्स ऑफ एंगल में, दैट इज कंप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री, टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ their measure, if their angle sum measure is 90 डिग्री, ठीक है। मैं यहां डिफिनेशन नहीं लिखता हूं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, टू एंगल आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। मींस दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यहां पर मैं मान लेता हूं x कोई एंगल है, x डिग्री, और y डिग्री कोई एंगल है, और दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो 90 डिग्री के इक्वल आएगा, तो वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 50 डिग्री और 40 डिग्री को हम लोग जैसे ही ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। इट मींस ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अभी मैं फिगर की मदद से यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं यहां पर, ये 0 हो गया है, ये कोई A, ये B, इसके बीच में कोई रेस, ठीक है, और यहां पर मैं नाम दे देता हूं C। अगर ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, और ये एंगल 60 है, तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आप इन दोनों को ऐड करो 30 और 60 को, तो ये 90 के इक्वल आएगा। इट मींस एंगल AOC एंड एंगल BOC आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
बस आपको कुछ नहीं समझना है दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल है इट मींस वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसके बाद सेकंड जो है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर आ रहा है, two angles are said to be supplementary if their sum of their measure is 180 degree is known as supplementary angle। It means अगर कोई एंगल x है, अगर कोई एंगल y है और दोनों मिला के क्या है 180 डिग्री के बराबर है, इट मींस वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्वेश्चन है आपका इससे, इसीलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो x और y मिला के क्या होगा? 180 डिग्री के। जैसे मैं बात करूं 60 और 120, 60 120 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 180, तो ये दोनों क्या है? आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। 120 और 60 आपस में सप्लीमेंट्री एंगल। फिगर के थ्रू मैं अगर मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं तो मान लेता हूँ ये स्ट्रेट लाइन ही गया है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, मान के चलना। तो यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये दोनों भी आपस में सप्लीमेंट्री है क्योंकि 90 प्लस 90 क्या होता है? 180। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक, अब यहाँ से थोड़ा सा और मेन टॉपिक है, दैट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ठीक है, एडजेसेंट एंगल। अब दो एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल कब कहेंगे? तो एडजेसेंट मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है ना पड़ोसी, पड़ोस वाला एंगल। ठीक है, सामने वाला एंगल, एडजेसेंट एंगल। लेकिन इसके लिए तीन क्राइटेरिया है। अगर ये तीन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तीन चीज को ये फुलफिल कर रहा है, तभी ये एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। और वो कौन कौन सा क्राइटेरिया है वो मैं यहां पर लिखता हूं। They have common vertex. They have common vertex. They have common arm. और थर्ड है they are non-common arm. They are non-common arm on different sides. They are non-common arm. They are non-common arm are on different sides of the common arm. ठीक है, ये तीन क्राइटेरिया है कि दो एंगल को एडजेसेंट कब कहेंगे? जब उनके बीच में कॉमन वर्टेक्स हो। दे हैव कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स मींस कोना होता है। ठीक है, एंगल में हम लोग देखते हैं ना वर्टेक्स सेम वर्टेक्स होता है। जैसे ये एंगल बन रहा था तो ये वर्टेक्स सेम था, इसके लिए भी यहाँ OA कोई रे था, ये OB कोई रे था, तो OA कोई रे था और OB कोई रे था, लेकिन वर्टेक्स सेम था। ये O क्या था? ये वर्टेक्स था। आप जिस रूम में बैठ के ये देख रहे होगे, आप जिस रूम में बैठे होगे तो आपके रूम का भी वर्टेक्स होगा। कितने वर्टेक्स होगा? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्टेक्स होगा, कोना होगा। ठीक है, दे हैव कॉमन आर्म, उनके बीच में कॉमन आर्म होना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करूंगा आपको सब क्लियर हो जाने वाला है। और दे आर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इट मींस मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं तब आपको आसानी से यहां पर दिखेगा। ठीक है, यहां पर भी एक एंगल बन रहा आपको दिख रहा होगा और यहां पर भी एक एंगल बन रहा हो। मान लेता हूं ये एंगल A डिग्री है और ये एंगल B डिग्री है, कोई तकलीफ नहीं, आप XY भी मान लो।
mn भी मान लो, जो मर्जी हो सो मान लो, ठीक हो। अब आप देखो यहाँ पर क्या बोला, दो एंगल एडजेसेंट कब हो सकते हैं? एडजेसेंट मींस पड़ोस वाले एंगल, ठीक है। जैसे मैं एक यहाँ पर कोई भी पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ठीक है, कोई भी पैरेललोग्राम, तो अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पर ए बी सी डी नाम दे दिया, तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड भी होता है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेसेंट एंगल, लेकिन एक्चुअली एडजेसेंट साइड भी होता है। अगर मैं पूछूं ए बी का एडजेसेंट साइड कौन कौन है, तो ए बी का एडजेसेंट साइड ए डी है और बी सी भी है, लेकिन सी डी नहीं है एडजेसेंट। इसके पड़ोस वाला, ए बी के पड़ोस वाला ए डी है साइड एडजेसेंट और बी सी है एडजेसेंट। ये एडजेसेंट साइड की बात हुई, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है एडजेसेंट एंगल। तो इसके बारे में क्या बोला, जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, तो यहां पर आप देखो दो एंगल दिख रहा है। अब पता करना है ये दोनों एडजेसेंट एंगल है ये नहीं। दे हैव कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉमन है ना, ये दोनों एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये कॉमन वर्टेक्स से हो रहा है, मींस पहला कंडीशन ये फुलफिल कर लिया है। दे हैव कॉमन आर्म, मींस ये दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म होना चाहिए। तो ये ओ बी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, ए के साथ भी ये एंगल बना रहा है OB, और यहां पर बी के साथ भी ये OB बना रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी एक एडजेसेंट। इट मींस ये दो चीज तो फुलफिल कर लिया, थर्ड वाला भी फुलफिल करना चाहिए। देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इसका जो नॉन कॉमन आर्म है, तो नॉन कॉमन आर्म कौन कौन है, OC और OA आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड होना चाहिए, तो ये कॉमन आर्म है, और इसका जो नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड नहीं है। क्या कॉमन आर्म का, ये इस साइड है, ये इस साइड है, और कॉमन आर्म इस साइड जा रहा है, तो ये दोनों क्या है, डिफरेंट साइड है कॉमन आर्म का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो इसका नॉन कॉमन आर्म होगा, मींस जो कॉमन नहीं होगा, वो डिफरेंट साइड होगा कॉमन आर्म का। ऐसा दिख भी रहा है, इट मींस ए एंगल ए और एंगल बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे यहां से मैं एक और वर्टेक्स ड्रॉ कर लूं, ठीक है, एक और रेड है ड्रॉ कर लूं कि ए बी सी क्या होगा, एडजेसेंट होगा, तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है, एडजेसेंट है, क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन आर्म आ रहा है, और इसका जो नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड में है। एंगल बी और सी यहां पर क्या है, एडजेसेंट एंगल है, लेकिन ए और सी नहीं है, क्योंकि ए एंगल और सी एंगल के बीच में आप देखो कॉमन आर्म नहीं है, दो दो ठो आर्म दिख रहा है आपको, दो दो ठो आर्म दिख रहा है, इसके लिए अलग आर्म है और सी वाले एंगल के लिए अलग आर्म है। तो ए और सी एडजेसेंट नहीं है, लेकिन बी और सी आपस में एडजेसेंट, और ए और बी भी आपस में एडजेसेंट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एडजेसेंट की बात करूं तो इस तरह से भी हो सकता है, किसी तरह से भी होता है, आपको ये तीन बात को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर मैं यहां पर दो एंगल बना दूं, ठीक है, ये कोई भी रे है मान लेता हूं मैं, ये O, ये P Q और ये R। अब आप बोलो यहां पर x डिग्री बन रहा होगा और यहां पर y डिग्री बन रहा होगा, क्या ये दोनों एडजेसेंट है? तो तीनों बात देखो, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉमन है दोनों के बीच में, दे हैव कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल के बीच में। उसके बाद दे आर नॉन कॉमन आर्म ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, कि इसका जो नॉन कॉमन आर्म है ये डिफरेंट साइड में है कॉमन आर्म का, कॉमन आर्म का डिफरेंट साइड में, दोनों अलग अलग साइड में, एक इस साइड में तो एक इस साइड में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप और रिपीट करके देख ले, ठीक है। एक लास्ट है जो पेयर ऑफ एंगल पे आता है। दो तो पहला था कॉम्प्लीमेंट्री, सेकंड था सप्लीमेंट्री, थर्ड था एडजेसेंट और फोर्थ है लीनियर पेयर। फोर्थ क्या है, लीनियर पेयर। अगर जिसको एडजेसेंट समझ में आया होगा ना, उसी को ये समझ में आने वाला है लीनियर पेयर। देखो एडजेसेंट एंगल का ही एक पार्ट है लीनियर पेयर। अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है तो वैसे केस में हम लोग लीनियर पेयर कहेंगे। जैसे आप देखो ये O है, ये A और ये B और ये C, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट और ये रे आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, हालांकि मैं यहां पर बोल रहा हूं, ठीक है,
क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया जाएगा, एक ही एंगल दिया जाएगा, तो आप लीनियर पेयर की मदद से दूसरा एंगल को फाइंड कर सकते हो। तो आप देखो ये दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल है या नहीं, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स ओ है, ओ कॉमन वर्टेक्स है, इससे ये भी ड्रॉ हो रहा है, ओ ए भी, ओ बी भी और ओ सी भी। दे हैव कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म आपको ओ सी दिख रहा होगा इन दोनों एंगल के बीच में। और थर्ड क्या था कि कॉमन आर्म जो होगा वो नॉन कॉमन आर्म जो होगा वो डिफरेंट साइड होगा ऑफ द कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म इधर है और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म डिफरेंट साइड है। इट मींस ये दोनों एंगल, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 120 डिग्री क्या है, आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो ये दो एडजेसेंट, जब कभी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 के बराबर होता है तो वहां पर हम लोग बोलते हैं ये लीनियर पेयर है। मींस एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री है, बिकॉज लीनियर पेयर मींस दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर है तो लीनियर पेयर, बराबर नहीं है तो लीनियर पेयर नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है हर दो एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जब कभी भी आप देखो ना, ऐसे भी यहां पर देखो एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल क्या होगा, 180 के बराबर ही ना होगा, 180 के बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन फॉर्म 180 डिग्री, सेमी सर्कल यहां पर बन रहा है आपको। तो अगर आपको क्वेश्चन में एक एंगल दे दिया जाए 120 और ये वाला एंगल पूछा जाएगा, एंगल एक्स पूछा जाएगा, या मैं कुछ भी नाम नहीं देता हूं, एंगल AOC आपसे पूछा जाएगा, एंगल AOC ये पूछा जाएगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इज 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर को मैं यहां पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, LP आप मत लिखना। AOC तो हमें पता नहीं है क्योंकि यही निकालना है, और BOC 120 डिग्री और ये 180 डिग्री, 120 उधर चल जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल AOC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60। तो इसी की हेल्प से हम लोग को क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा। लीनियर पेयर कब कहेंगे, जब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर, इट मींस लीनियर पेयर। खत्म कहानी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, पैरेलल लाइन के बारे में बात करता हूं, या पेयर्स ऑफ एंगल में एक और चीज बच रहा है आपका, दैट इज क्या, एक और चीज बच रहा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ये दो लाइन आपस में क्या हुआ, इंटरसेक्ट कर गया, ये दो लाइन आपस में क्या हुए, इंटरसेक्ट कर गए। तो यहां पर आप देखो, मैं कुछ नाम दे देता हूं, ये O, ये A, ये B, ये C और ये D। तो यहां पर जो एंगल बन रहा होगा, जब कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके अपोजिट का एंगल इक्वल होगा। इट मींस अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें यही बताता है कि जब कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो इनके अपोजिट का एंगल हमेशा इक्वल होगा। अगर ये y डिग्री है ना तो ये भी y डिग्री होगा। ये सब थ्योरम है जो प्रूफ है आपके बुक में। ठीक है, प्रूफ दिया गया आपके बुक में, प्रूफ आपको पढ़ना था, लेकिन MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है इसलिए प्रूफ वाला डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल y होगा। मींस इधर भी जो एंगल बच रहा होगा, जो भी बन रहा होगा, हमें नहीं पता कितना बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा होगा ना, जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ 150 ही बन रहा है, 150 डिग्री बन रहा है, तो ये 150 है ना, तो ये भी 150 के इक्वल होगा। मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल इसीलिए नाम दिया गया है कि वर्टिकल में जो अपोजिट होगा वो दोनों आपस में इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। हालांकि लाइन हमेशा इस तरह नहीं इंटरसेक्ट करेगा, किसी तरह भी इंटरसेक्ट कर सकता है। इस तरह से कर दिया ना तो ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। क्लियर है? अब हम लोग डायरेक्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़े, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में अभी भी पढ़े, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन बच गया पैरेलल लाइन के बारे में। तो पैरेलल लाइन के बारे में आपको क्या जानना है?
ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, मैं मान लिया ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है। एक लाइन यहां से गुजर रहा है और ये लाइन जो गुजर रहा है ना, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जब पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करता है तो उसे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। मान लेते हैं ये लाइन एल था, ये लाइन एम था और ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, एल है। एक चीज और मैं यहां पर डिस्कस करता हूं कि अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, अगर इसी के सामने, या मैं इस तरह से बोल सकता हूं, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है और ये लाइन एन है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि लाइन एल और एन आपस में पैरेलल है तो लाइन एम भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ये भी थ्योरम है। दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो इनके बीच में अगर जो लाइन बन रहा है और उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो ये एम भी लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। मींस ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, अभी मैं यहां पर ध्यान देता हूं, ये दो लाइन पैरेलल है, इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन गया, तो यहां पर आपको एंगल बनते हुए दिख रहा होगा। यहां पर भी एंगल बन रहा है, यहां पर भी एंगल बन रहा है, यहां पर भी एंगल बन रहा है, यहां पर भी, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर भी। ये एंगल 1, ये एंगल 2, नाम दे रहा हूं मैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब कुछ कुछ एंगल्स के बीच में रिलेशन है जो आपको याद रखना है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंगल देखिए, आपको मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां पर दिखाता हूं, जिसको मैं शॉर्ट में VOA लिख रहा हूं, आप नहीं लिखिएगा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल है आपस में क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 5 और एंगल 8 भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब चाहे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 5 जितना ही उतना ही एंगल 8 है। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा या एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। क्यों? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग किसे बोलेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग किसे बोलेंगे? एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। मींस एक एंगल मैंने लिया, दूसरा एंगल को छोड़ देना है और थर्ड वाला एंगल लेना है, अल्टरनेट करना है। एक एंगल को मैंने लिया, एक एंगल को छोड़ा और ये दूसरा लिया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, सेम इसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। 4 को मैंने छोड़ा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 जितना होगा, अगर ये 30 होगा ना तो ये भी 30 होगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग। ये सब आपको रिलेशन याद रखनी पड़ेगी। अब आप देखो, अगर मैं 3 के रिस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग खोजूं तो 3 मैंने लिया तो 5 को छोड़ूंगा तो 7 बचेगा। 3 और 7 क्या है? आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। देन आप फिर आके देखो, एंगल 4 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल 8, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। ये भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। आई होप इतना दूर तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होगा? ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। कॉमन वर्टेक्स यहां पर आपको दिख रहा है, कॉमन आर्म दिख रहा है, और इसका जो नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड है कॉमन आर्म के। एंगल 1 और 2, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करके ये होगा ना 180 डिग्री के बराबर। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन भी आपको बनते हुए दिख रहा होगा, तो ये लीनियर पेयर के कारण है। LP लीनियर पेयर, 1 और 3 भी लीनियर पेयर शो कर रहा है क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल और ये दोनों का सम 180 है क्योंकि ये पूरा सेमी सर्कल यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, और मैं बात करूं और कौन कौन यहाँ पर लीनियर पेयर शो कर रहा है, मैं सब नहीं लिख रहा हूं, आपको बता रहा हूं। 2 और 4 भी आपस में लीनियर पेयर, 2 और 4 को जब ऐड करोगे तो 180 के बराबर। 3 और 4 भी आपस में क्या है? लीनियर पेयर है। 5 और 6 एंगल को भी ऐड करोगे तो ये भी 180 डिग्री बना रहा है। 5 और 7 को भी ऐड करोगे तो ये भी एडजेसेंट भी है, साथ साथ एडजेसेंट होगा तभी लीनियर पेयर लग रहा है। तो 5 और 7 भी मिला के स्ट्रेट एंगल बना रहा है, 180 बना रहा है, तो ये भी लीनियर पेयर। 7 और 8 भी लीनियर पेयर बना रहा है, 6 और 8 भी लीनियर पेयर बना रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक और टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल किसको कहेंगे? ये जो आपस में सामने वाला एंगल है, ये 3 और 5,
ये सामने वाला एंगल, ये अंदर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट नहीं लेना है, ये पैरेलल लाइन के अंदर वाला पार्ट, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 दोनों मिला के क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होंगे। ऐसा हमें कौन बताता है, दैट इज को इंटीरियर एंगल। एंगल 3 और एंगल 5 हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, पैरेलल लाइन के अंदर वाले, एकदम सामने सामने वाले, कोई भी अल्टरनेट नहीं लेना है। 3 और 5 क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। देन ये वाला भी एंगल 6 और 4 भी, या एंगल 4 प्लस 6 क्या होगा, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। ऐसा हम लोग यूज करेंगे किसी किसी क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट वहां पर लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है, सामने सामने वाला। ठीक है, उसके बाद और भी टॉपिक है। क्या टॉपिक बच रहा है, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम लोग किसे कहेंगे, इंटीरियर बोल दिया मींस अंदर वाला पार्ट, बाहर आपको नहीं देखना, ये अंदर वाला 3 4 5 6 के बीच में, ये 1 2 और 7 8 देखना ही नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 3 जो है वो 6 के इक्वल होता है बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मींस एक इस साइड है तो एक इस साइड है, और दोनों अंदर में है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, क्लियर हुआ ना आपको। सिर्फ 2 ही एंगल अल्टरनेट होते हैं, आप जब भी 2 लाइन पैरेलल को ड्रॉ किए तो 3 इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 5, क्योंकि अल्टरनेट साइड पे है और अंदर ही बन रहे हैं पैरेलल लाइन के। ठीक है, उसके बाद सेम एक और लास्ट टॉपिक क्या बच रहा है, एंगल से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, वो क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इस समय आपको क्या करना, अंदर वाला देखना ही नहीं है। ठीक है, ये 3 4 5 6 नहीं देखना है, एक्सटीरियर बोला गया है मींस बाहर वाला। अब बाहर वाला आपको नहीं दिख रहा है क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन है, ये 1 इज इक्वल टू 8 है, एक इस साइड देन एक इस साइड, और बाहर में अल्टरनेट भी आपको दिख रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा, जब चाहे हम लोग लिख सकते हैं बाय अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा बाय अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है। अब लास्ट टॉपिक बच रहा है ट्रायंगल से रिलेटेड, लाइंस एंड एंगल्स में ही ट्रायंगल आता है, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। ट्रायंगल, इसके बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये ट्रायंगल क्या होता है, प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, एक प्लेन फिगर होता है और बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, उसी को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ये एबीसी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ट्रायंगल्स को भी डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, 2 टाइप्स में बांटा गया है, एक साइड्स के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस पे। ठीक है, साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे बांटा गया। साइड के बेसिस पे 3 ट्रायंगल बांटे गए हैं। ठीक है, 3 ट्रायंगल। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, और थर्ड वाला स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, ये 3 ट्रायंगल जो है वो साइड्स के बेसिस पे है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम किसे बोलेंगे, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि तीनों साइड, जब किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल हो, ये साइड PQR कोई ट्रायंगल है और इसका ये तीनों साइड इक्वल हो, मींस PQ जितना है उतना ही QR है और उतने ही PR है, तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर 3 साइड इक्वल है ना, तो ये तीनों एंगल भी इक्वल होगा, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री।
ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको क्या देखने को मिलेगा, दो साइड इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल होंगे। जैसे ये पी क्यू आर ही मैं मान लेता हूं कोई ट्रायंगल है, मान लेता हूं ये दो साइड इक्वल होंगे और एक साइड जो है वो इक्वल नहीं होगा। तो अगर दो साइड इक्वल होंगे इट मींस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर भी हो सकता है, ये वाला साइड हो सके इक्वल ना हो, मींस दो साइड इक्वल होंगे। तो दो साइड के अपोजिट वाला एंगल, इस साइड का अपोजिट कौन एंगल है, ये वाला, इस साइड का अपोजिट कौन वाला एंगल है, ये वाला। तो जब साइड्स इक्वल होते हैं, दो साइड्स, आइसोसेलेस का दो साइड इक्वल होगा तो उसके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं, मींस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। स्केलर ट्रायंगल नाम से ही क्लियर है, यहां पर कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होंगे, ये अलग ये अलग, जैसे ये PQR है ना, तो कोई भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। PQ इज नॉट इक्वल टू QR एंड देन QR इज नॉट इक्वल टू PR, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एंगल के बेसिस पे। तो सेम इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने एंगल में पढ़ा था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो 0 डिग्री से ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, एक मैं ट्रायंगल बनाता हूं, तो ये 50 डिग्री मैं बोलता हूं और ये मैं बोल देता हूं 20 डिग्री, या मैं 10 डिग्री ही बोलता हूं, 10 डिग्री। तो 50 और 10 क्या हो गया, 60। आप इस तरह से देखो, 50 मैंने लिया, ठीक है, अब मैं यहां पर ले लेता हूं 40 नहीं, इसको भी मैं 50 ही ले लेता हूं। तो 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अभी भी जाता जा रहा है। अभी आप देखो, इसको मैं ले लेता हूं, अगर मैंने इसे 50 लिया, अगर मैं इसे 60 ले लूं, ठीक है, 60 ले लूं, तो 50 और 60 क्या निकल जाएगा, 110। तो ये वाला एंगल क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 70 डिग्री। 180 में माइनस कर देंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा, 70 डिग्री मिल जाएगा। तो यहां पर एक मैंने ट्रायंगल बनाया जिसका तीनों एंगल क्या आपको दिख रहा होगा, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसका सभी एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। देन दूसरा पार्ट मैं यहां पर खींच के लेते आता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। मींस अगर मैं ऐसा कोई ट्रायंगल बनाऊं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप लोग पढ़ते आए होंगे, ये ABC, तो एक एंगल कम से कम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो वैसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो थर्ड वाला है, थर्ड क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा पर 180 से छोटा। सेम इसी तरह जैसे मैंने एंगल्स में डिस्कस किया था, 90 डिग्री से बड़ा पर लेस देन 180 डिग्री। जैसे मैं इसे मान लेता हूं, ये जो एंगल यहां पर बन रहा होगा, मैं इसे मान लेता हूं 130, तो 130 निकल गया। एक एंगल आपको दिख रहा है ना, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, एक ही एंगल, देन ये कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। कि कोई भी ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस, स्केलर, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, कोई भी ट्रायंगल हो, लेकिन उनके एंगल्स का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ट्रायंगल है, इट मींस 3 साइड है, 3 वर्टिसेस है, ठीक है, और 3 एंगल्स हैं। तो हमें क्या बताया गया कि जब कभी भी आप कोई भी ट्रायंगल ले लो, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ऐसा प्रूफ भी करना है, हमें प्रूफ भी करना है कि एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, वो आपको प्रूफ भी करना है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये बेस तो आपको दिख रहा है। अगर एक पॉइंट से अगर हम लोग क्या करें, एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर ले, ये ए जो पॉइंट है, यहां से एक पैरेलल लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। इस एंगल को मैं 1 दे देता हूं, इस एंगल को 2 नेमिंग दे देता हूं, इस एंगल को 3, इस एंगल को 4 और इस एंगल को 5। मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया हूं, मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने।
BC के अलाउंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया कि BC, और यहां पर कुछ भी नेमिंग दे देता हूं, ये मैं MN दे देता हूं कि BC के पैरेलल मैंने एक लाइन खींचा MN। अब मुझे ये प्रूफ करना है, ऐसे हमेशा ये बात ट्रू है, ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ है कि तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री के, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? तो आप देखो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों पैरेलल लाइन है। आप देखो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ठीक है? तो आप देखो ये अल्टरनेट, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये अंदर वाला एंगल अल्टरनेट, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 मैं लिख सकता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 इज, या इस तरह से भी मैं लिख सकता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू 4, एंगल 2 इज इक्वल टू 4। क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं? 2 इज इक्वल टू 4। देन 3 इज इक्वल टू 5 भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 3 इज इक्वल टू 5 भी क्या है? ये सेम कॉज होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होगा। ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और यहां क्या मिल जाएगा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। तो 2 और 3 मिल चुका है और इधर 4 और 5 मिल चुका है। अगर दोनों तरफ मैं एंगल 1 को ऐड कर देता हूं, एडिंग एंगल 1 टू बोथ साइड, एंगल 1 यहां पर मैंने ऐड किया तो दोनों साइड में ऐड कर रहा हूं, तो इधर भी ऐड कर देता हूं एंगल 1 को, एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल 1 2 3 क्या है? 1 2 3 क्या है? ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। एंगल 1 2 3 को हम लिख सकते हैं एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और 1 4 और 5 ये पूरा एंगल, ये 1, ये 4 और ये 5, ये तीनों 180 डिग्री नहीं होगा क्या? ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के बीच में ये जो एंगल्स बन रहा है, अगर मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिखाऊं और यहाँ पर इस तरह से लाइन दिखाऊं, तो ये एंगल और ये एंगल को मिला के क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। लीनियर पेयर भी यहाँ कर सकते हैं, ये दोनों एडजेसेंट और ये दोनों भी एडजेसेंट है, लेकिन एंगल यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन का भी प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं, ये तीनों एंगल मिला के क्या होगा? स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये 180 के बराबर होगा। तो प्रूफ हो गया ना? इस तरह से आपका प्रूफ भी है बुक में, ठीक है? एक और लास्ट इस वीडियो का कॉन्सेप्ट, जो पूरा होल चैप्टर मैंने कवर कर दिया है, सिर्फ एक लास्ट टॉपिक छूट रहा है, उसको भी मैं यहां पर डिस्कस कर देता हूं। अभी 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, लेकिन 3 एंगल कौन? ये इंटीरियर एंगल की मैं बात कर रहा हूं, अंदर वाले एंगल। जैसे मैंने बोला कि ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, तो ये अंदर वाले एंगल का मैंने बात किया, ए बी सी। लेकिन मैं कोई भी साइड को आप आगे बढ़ा दो तो ये यहां पर भी तो एक एंगल बन रहा है। अब देखो ये आगे मैंने जैसे बढ़ाया, इसे डी पॉइंट ही दे देता हूं, तो यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, जिसको एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। मींस बाहर है, ट्रायंगल के बाहर है, और ये तीनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर। अब मैं कुछ नेमिंग देता हूं, 1 2 3 और इसे 4। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना ट्रायंगल का, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखता हूं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू the sum of two interior opposite angles। मीन्स एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। यहां पर एक पॉइंट छूट रहा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू opposite interior angle, the sum of two opposite interior angle। मीन्स एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है इसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के इक्वल। इट मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा? इसके अपोजिट कौन सा पड़ रहा है? ये दोनों इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 हमेशा इक्वल होगा एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो हमेशा एंगल 4 मिलेगा। ये हमें बताया गया कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? वो इक्वल होता है अपोजिट में, अपोजिट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो अपोजिट कौन है? यही दोनों है।
अभी मैं ट्रायंगल का थोड़ा सा फिगर मैं चेंज करता हूँ। मान लेता हूँ इस बार इधर साइड में एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये ए बी सी कोई भी क्या है, वो ए बी सी कोई भी एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर मैं एंगल बनाता हूँ एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 3, और यहाँ पर जो बन रहा है वो एंगल 4। अगर एक्सटीरियर एंगल इधर बन रहा है, आप ध्यान से देखो, इधर यहाँ पर किसी भी साइड बन सकता है, तो ये एंगल 4 किसके इक्वल होगा, यहाँ पर सम ऑफ टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इसके अपोजिट में ये दोनों एंगल है, मींस एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 का अपोजिट इंटीरियर। ये भी एक थ्योरम है, इसे भी हम लोग प्रूफ करके देखें, क्या प्रूफ हो जाएगा ये वाला। जैसे मैं इस केस में प्रूफ करता हूं, इस केस में प्रूफ करता हूं, तो यहां पर मैं क्या लगा सकता हूं, आप देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं ना 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल मींस ट्रायंगल का आप एंगल्स को सम करो, वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अब आप देखो यहाँ पर मैं एक रिलेशन देख रहा हूँ, ये दोनों एंगल 3 और 4 क्या है, एडजेसेंट एंगल है, दोनों एडजेसेंट एंगल दिख रहा है आपको, सेम वर्टेक्स सी, सेम कॉमन आर्म सी ए, ठीक है, और जिसका नॉन कॉमन आर्म जो है वो डिफरेंट साइड है कॉमन आर्म का, और ये 3 4 मिला के क्या होगा 180 डिग्री के बराबर ही होगा, कि आप क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन दिख रहा होगा, ये दोनों मिला के क्या होगा एडजेसेंट भी है, और यहाँ पर इक्वल नहीं बोल सकते, दोनों मिलाकर 180 डिग्री है। ये कैसे, लीनियर पेयर से, मैंने बोला था ना लीनियर पेयर का यूज होगा, आप देख रहे हो कि कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग लीनियर पेयर। और ये ASP ऑफ आ ट्रायंगल, ASP मैंने शॉर्ट में लिखा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आ ट्रायंगल। अब इन दोनों, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेट करो, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसका राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, मींस एंगल 1 एंगल प्लस 2 एंगल ये प्लस में 3 इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 का। अब देखो 3 3 यहाँ पर भी है, अगर इस 3 को आप उठा के इधर ले जाओगे तो माइनस में चल जाएगा और 3 3 कैंसिल हो जाने वाला, ये 3 को उठा के, ये प्लस में है ना, इसको उठा के इधर लेते हो तो माइनस में आ जाएगा, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 मिला। जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल का, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का। ये प्रूफ था, ये प्रूफ भी आपको सीखना जरूरी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, प्रूफ तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये होल लेक्चर समझ में आएगा, होल वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन बना लो आप, देन इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू, ठीक है। जितने भी रिलेटेड एमसीक्यू है उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।